Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आपका चैप्टर 8 क्लास 10th का। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, परपेचुएट होता है या रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे इंडिविजुअल को, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को। तो रिप्रोडक्शन सिंपली क्या प्रोसेस है, जैसे कि एक प्लांट है, उसका एक छोटा जो सैंपल है, सैपलिंग जो प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो बेबी है वो कैसे प्रोड्यूस हुए, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होके अपने जैसे इंडिविजुअल या फिर आइडेंटिकल या फिर क्लोन या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की, या फिर आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर आपके एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स जो पेरेंट है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी तरह ही दिखते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। बट इन केस ऑफ ह्यूमन अगर हम बात करें तो हमारे केस में हम आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, हमारे पेरेंट्स के कार्बन कॉपी नहीं है, हम उनसे सिमिलैरिटी शेयर करते हैं बट वी आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं जो उनकी तरह दिखता है, दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। ऑफस्प्रिंग्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को शो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, अगर हम बोल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन हो गए हमारे दादी दादाजी, उनके बाद आए हमारे मम्मी पापा की जनरेशन, फिर आई हमारी जनरेशन, तो इस तरह से ये थर्ड जनरेशन हो गई। तो हर एक जनरेशन कैसे प्रोड्यूस हुई है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चीज आती है, रिप्रोडक्शन भी एक हमारे लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, बट लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हमने इसे नहीं पढ़ा। तो क्या ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो सिंपल सी बात, ये प्रोसेस हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसे अपना जेनेटिक टूल, अपने जीन्स ट्रांसफ़र करने हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो रिप्रोडक्शन सिंपली वो प्रोसेस है जो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने डीएनए को, अपने क्रोमोसोम्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक वाइटल लाइफ प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म लाइव नहीं रह सकता। तो रिप्रोडक्शन सिंपली हमारा एक वाइटल प्रोसेस नहीं है, बट जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक ऑर्गेनिज्म विदाउट रिप्रोडक्शन ईजिली अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी एक ऑर्गेनिज्म की, प्लस पेरेंटल केयर एंड न्यूट्रिशन। जैसा कि हम देखते भी हैं किसी भी एनिमल्स में, जब कोई एनिमल्स के छोटे जैसे बेबीज़ हो गए, डॉग्स के पपीज़ हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर लगती है, न्यूट्रिशन लगता है, ध्यान देना पड़ता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल अपने आप को डिवाइड कर रहा है और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही सिंपल ह्यूमन के केस में आपको दिखाया गया है कि जैसे कि मेल एंड फीमेल जो गेमीट प्रोड्यूस करते हैं, एग एंड स्पर्म, तो एग एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, सिंगल सेल जाइगोट, ये डिवाइड होगा बाय माइटोसिस और फिर क्या बनाएगा, एक फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बेबी। तो जो पूरा एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है, जो एम्ब्रियो है, वो लास्ट 9 मंथ में कैसे दिखने लगेगा, एज अ ह्यूमन एम्ब्रियो, ह्यूमन बेबी। अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जीन पूल ट्रांसफ़र होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग कॉपीड, हम बोल रहे हैं क्या कॉपी क्या हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं, हम सिमिलर दिखते हैं पेरेंट्स के,
तो कॉपी क्या हो रहा है जब सेल डिवाइड हो रहा है? तो सिंपल सी बात, जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर सबसे पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आपका पूरा सेल डिवीजन में दो प्रोसेस हो रहे हैं। पहला न्यूक्लियर डिवीजन विच इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म डिवीजन दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो क्रोमोसोम है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसमें से हमें क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी डिवाइड होंगे और दो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे। अब ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी ये किस में जाएंगी? फ्यूचर डॉटर सेल्स में, क्योंकि हमें ये पता है कि एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है। तो सिंपली इस पूरे प्रोसेस में एक सेल डिवाइड होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एट लास्ट हमें क्या मिलेगा? 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे जिसमें डीएनए की कॉपीज होंगी। Does copying of DNA produces exactly identical copies? तो ये इसका आंसर है सिंपली नो, क्योंकि जब कॉपिंग का प्रोसेस होता है डीएनए का तो ये एग्जैक्टली सेम कभी नहीं होता। थोड़े थोड़े एरर्स होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं। अब ये सभी जो मैंने आपको वर्ड बोले एरर्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है जब रेप्लिकेशन हो रहा है, जब सेल डिवाइड हो रहा है। कुछ कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, मींस ऐसे वेरिएशंस जो उस इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल हैं। थर्ड, म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन के बारे में आप 12th में पढ़ेंगे। म्यूटेशन इज चेंज इन द डीएनए बेस पेयर्स। कुछ ऐसे चेंजेस हो गए जिससे वो इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आगे की लाइफ के लिए। तो अभी हम वेरिएशंस पे फोकस करेंगे क्योंकि हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएशन सिंपली ऐसे चेंजेस होते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स में जो उसे हेल्प करते हैं प्रॉपरली अडेप्ट होने के लिए। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि पहले पहले हम मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए डीडीटी का यूज़ करते थे, तो बहुत सारे मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन कम हो गई। बट एक अचानक ऐसी पॉपुलेशन अराइज हुई जो डीडीटी केमिकल से अपने आप को बचा सकती थी। तो इसका मतलब उन मॉस्किटो की पॉपुलेशन ने क्या किया? अपने आप में कुछ इस तरह के वेरिएशंस लाए। वेरिएशन मीन्स चेंजेस, अपने अंदर ऐसे कुछ चेंजेस लाए जिसकी वजह से डीडीटी वो जो केमिकल है वो उन्हें किल नहीं कर पाया। तो दिस इज अ गुड वेरिएशन। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं डीएनए में जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए हमेशा जो डीएनए कॉपिंग होती है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। यही रीज़न है कि हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं बट हम उनकी आइडेंटिकल कॉपी या कार्बन कॉपी नहीं है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, अभी मैंने आपको बताया वेरिएशंस क्या है, स्लाइट चेंजेस हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला रहा है जिसकी वजह से वो एक एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्ट हो सके, और ये चेंजेस इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है जो नॉर्मली एक मतलब पानी में रहती है, अचानक उस पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हम कहें या कोई और रीज़न। तो क्या हुआ? बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए, बट कुछ बैक्टीरिया जो सरवाइव कर गए, इसका मतलब उन्होंने अपने डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस करे जिससे वो हाई टेम्परेचर से फाइट कर पाए और सरवाइव कर पाए, जिसकी वजह से उनकी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो बैक्टीरिया है, फ्यूचर में रिप्रोडक्शन से जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे वो कैसे हैं? टेम्परेचर रेजिस्टेंट।
वो हाई टेम्परेचर को डील कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, गुड वेरिएशन। तो वेरिएशन आपका एक इंडिविजुअल को, एक स्पीशी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एक एनवायरनमेंट में स्टेबलाइज होने के लिए, स्टेबल एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो यही लिखा है कि वेरिएशन इज वेरी यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया डीडीटी का, जो केमिकल मॉस्किटो पॉपुलेशन को मार पाया, बट कुछ ऐसे मॉस्किटो निकले जिन्होंने डीडीटी केमिकल से भी वो सरवाइव कर गए। वैसे ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। तो वेरिएशंस एक पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी लाते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, 8th में भी हमने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू ऑर्गेनिजम्स, टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स नहीं है, स्पर्म, ओवम, पोलन ग्रेन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं। मेल गैमीट इज स्पर्म हो गया, पोलन ग्रेन हो गया प्लांट के केस में। फीमेल गैमीट एनिमल्स के केस में आपका ओवम हो गया, प्लांट्स के केस में हम एग्स कहते हैं या ओवा कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं है। ऑब्वियसली गैमीट ही नहीं बन रहे तो फ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होता है गैमीट्स का, तभी जाइगोट बनता है। प्रोसेस क्या कहते हैं हम उसे, फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। नेक्स्ट आता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है क्योंकि माइटोसिस से ही तो सेल नंबर इंक्रीज होगा। इसमें माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है। तो माइटोसिस मियोसिस की एक सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे प्रेजेंट है, आप वहाँ से इनके डिटेल डिफरेंस देख सकते हैं। फिर आप देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो पेरेंट है उसी के जैसे कार्बन कॉपी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, कार्बन कॉपी प्रोड्यूस नहीं होंगे, स्लाइट चेंजेस जरूर होंगे। सिंपल याद रखो, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी नहीं है, हम उनसे सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, उनके जैसे दिखते हैं थोड़े थोड़े, बट पूरे कार्बन कॉपी तो नहीं है। फिर आता है आपका जेनेटिक वेरिएशन एंड म्यूटेशन। यहाँ पे रैंडम म्यूटेशन होता है, इसमें आप याद रख सकते हैं जैसे कि कोरोना वायरस के केस में। तो कोरोना वायरस जो अपने में म्यूटेशंस ला रहा है, तो ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है ना, वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है एनवायरनमेंट में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्मॉल वेरिएशंस आते रहते हैं ओवर द टाइम पीरियड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।